पिछले साल पालघर में हुए साधु हत्याकांड मामले को लेकर अब साधु समाज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ा सकता है। महंत आनंद गिरी महाराज ने बकायदा सरकार के खिलाफ साधु समाज के आंदोलन की बात करते हुए महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को चेताया है कि यदि 16 अप्रैल से पहले ठाकरे सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो साधु समाज अपने ढंग से आंदोलन करेगा। आनंद गिरी महाराज ने मुंबई के जुहू स्थित मिलेनियम क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 16 अप्रैल को पालघर साधु हत्याकांड को 1 साल पूरा हो जाएगा। यह पूरी घटना कैमरे में कैद है। प्रशासन ने इस मामले में कानून की धाराएं भी सख्त लगाई, लेकिन सरकार की कमजोरी के कारण उक्त मामले के सभी अभियुक्त न सिर्फ जमानत पर हैं बल्कि बाहर मजे से घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। आनंद गिरी महाराज ने आघाड़ी सरकार को चेताया कि यदि आगामी 20 दिनों में सरकार ने उक्त मामले संबंधी कोई सख्त निर्णय नहीं लिया तो 14 अप्रैल को कुंभ खत्म होने के बाद साधु समाज महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन करेगा। मैं आनंद गिरी हूँ, प्रयागराज से और हरिद्वार से। लगभग 1 साल का समय बीत रहा है। मैं जिस घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ पूरा देश उसको जानता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सो गया है, महाराष्ट्र सरकार भूल गई है। मैं उसको ताज़ा कर देता हूँ। 16 अप्रैल 2020 की घटना है ये। पालघर जिले में दहानू तहसील के पास ये घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 2 महात्मा, जिसमें एक थे सुशील गिरी महाराज जी और एक कल्पवृक्ष गिरी जी। इन दोनों को उनके ड्राइवर के साथ जो नितेश तड़पड़े साहब थे, उनके ड्राइवर नितेश तड़पड़े, और तीनों को पब्लिक ने घेर करके मारा और बहुत बुरी तरह से मारा। बहुत निर्मम हत्या हुई। पूरे देश में इसमें उबाल उठा। देश में नहीं, अमेरिका तक इसकी आवाज़ गई। लोगों ने बहुत इसको कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाओं का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसमें लगभग 115 लोगों को हिरासत में लिया गया उस समय आनंद फानन में। और कमाल की बात यह कि लगभग 1 2 3 4 5 6 धाराएं लगाई गई। 120 बी, 147, 302, 143 और 149, ये 6 धाराएं थी जो अपने आप में, अगर इनमें से एक भी धारा किसी पे हो तो शायद उसको साल भर से जमानत नहीं मिलेगी। एक भी धारा इनमें से कोई हो तो साल भर से पहले जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन चमत्कार देखिए, इतनी बड़ी घटना भी हो गई और इन्होंने मार भी दिया, एक्यूज हुए भी और छूट भी गए। सब के सब जितने लोग थे सब बेल पे हैं, सारे लोग बेल पे हैं। कोई डीसीपी साहब विजय पवार साहब हैं जो बहुत ही काबिल अधिकारी हैं सरकार के, जो इसकी जांच कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, नहीं पता। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें चल रही है। दानू जेएमपीसी कोर्ट इसको भी देख रहा है। अभी तक ये सेशन कोर्ट में नहीं आया है। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट का तो विषय ही नहीं बना है। तो 1 साल पूरा होने जा रहा है। 16 अप्रैल 2020 की घटना है। अब आज 20 मार्च 2021 है। 20-25 दिनों के अंदर में ये पूरा साल पूरा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये महाराष्ट्र सरकार इस विषय को भूल गई है या इस विषय पे उनके पास कोई रणनीति है या इन्होंने कोई अलग से कोई तैयारी की है। हम उसको जानना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। नहीं तो ये बरसी नहीं होगी। इस बरसी के बाद न जाने कितनी बरसियां हो सकती हैं। साधु हमेशा पहले संयम का परिचय देता है और हम संयम का ही परिचय दे रहे हैं। देश कोविड काल से भी गुजर रहा है और महाराष्ट्र में कोविड की समस्याएं सबसे अधिक मानी जाती है। यहाँ ज़्यादा तकलीफ है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा सब्र का बांध भी टूट रहा है कि 1 साल हो गया है और 1 साल में कोई भी परिणाम नहीं आया। अभी तो परिणाम के विपरीत परिणाम, वो लोग जश्न मना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उन लोगों के कुछ फ़ोटो फेसबुक पे देखे थे जहां शराब और चैंपियन पीते हुए वो लोग, जो 115 थे, उनमें से कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि हमने एक किला फतेह कर लिया, अब जो आएगा उसको फिर मारेंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत निंदनीय है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, खास करके इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि मैं बात बाला साहब की करूं तो बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम बचपन से बाला साहब के साथ थे। बाला साहब हर साल एक अलग ढंग से हम लोगों को देखते थे और बाला साहब की वजह से मैं हमेशा प्राउडली कहता हूं, मैंने अभी जब बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ
तो उस मस्जिद को गिराने में जो सबसे बड़ी भूमिका जिसे श्रेय जाना चाहिए तो मैं बाला साहब को देता हूँ। उसमें बाला साहब का जो योगदान है राष्ट्र निर्माण के लिए वो बहुत ही उम्दा है। और ऐसे में उनकी छत्रछाया में मातोश्री की सरकार चल रही है और मातोश्री की सरकार के नीचे साधु मर जाए और वो कैसे भोजन कर रहे हैं, वो कैसे उत्सव मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बहुत स्पष्ट शब्दों में कि आप क्या चाह रहे हैं और क्यों इस प्रकार के रवैये से हम लोगों को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वेदना भरा विषय है और बहुत तकलीफ देने वाला है। जब भी हम उस वीडियो को देखते हैं तो हमारा खून खोल जाता है और एक हैवानियत निकल के सामने आती कि ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं मन में आती है। लेकिन हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे प्रथम जो आज शंकराचार्य है उन्होंने हमें राष्ट्र निर्माण की परिपाटी बताई है और तत्कालिक जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे करपात्री महाराज ने देश को ये आश्वस्त किया था कि मेरे मंदिर में एक तरफ मेरी गीता होगी तो एक तरफ मेरा संविधान भी होगा। तो हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं उन लोगों के प्रति संविधान की जिम्मेदार सरकारें क्या रुख लेकर के आ रही है, इसको हम स्पष्ट मत में चाहते हैं। अन्यथा पूरे देश में हम इसको काले दिन के रूप में मनाएंगे और एक आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं और उसको आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे। और आंदोलन आप समझ सकते हैं कि आंदोलन कभी भी देश का हित नहीं करते, आंदोलनों से कोई चीज़ें अच्छी नहीं जाती। आप किसान आंदोलन देख रहे हैं जिसमें लगातार देश की छवि खराब हो रही है, हमें भी दुख है इस बात का। लेकिन अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो हम आम जनता है, हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो है आंदोलन। अगर महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है तो ये भी स्पष्ट करे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उसको बहुत विस्तृत रूप से 14 तारीख का अंतिम शाही स्नान होगा हरिद्वार का और उसके पश्चात निस्संदेही जो नागाओं की फौज है या साधु संत हैं वो महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे, तो वो अपने आप में बहुत तकलीफदेही होगा और हम वो नहीं चाहते। हम आपसे आगाह करते हैं आपको कि तत्काल इस पे अपना मत स्पष्ट करे। सरकार सबसे पहले इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे, सरकार तय करे कि वो क्या चाह रही है और उस विषय पे उसका क्या चिंतन है, उनके वकीलों ने क्या तैयारी की है और क्या इतना स्ट्रॉन्ग केस उन लोगों का हो गया। 115 में से एक भी व्यक्ति इनको नहीं मिला, जबकि वीडियो एविडेंस है, फोटो एविडेंस है, तमाम प्रकार की दुनिया ने देखा है। उनमें 115 में कितने नाबालिग हैं, कितने बालिग हैं और कितनों के तो नाम स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं और इतनी गंभीर धाराएं हैं। उसके पश्चात भी सरकार के वकील कितना पैसा लेके बैठे हैं ये भी बताएं और नहीं पैसा लिया तो उनकी तैयारी की ये बताएं। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।